जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। और मेरे पीछे आप मां सरस्वती की फोटो देख पा रहे हैं, है ना। आज रामनवमी है और रामनवमी के मौके पर आपको भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं फिजिक्स के लिए। क्लास 12 की फिजिक्स, ये एमपी बोर्ड और एज वेल एज जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है भाई साहब, लेकिन ये फिजिक्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीछे आप माँ सरस्वती का फोटो देख रहे हैं। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो क्लास 12 की फिजिक्स है, ठीक। और इसमें हम, इस यूनिट का नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? मतलब होता है इस चैप्टर में, इवन इस यूनिट में हम जो भी पढ़ेंगे वो केवल और केवल ऐसे आप आवेशों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट कंडीशन में हो, समझे ना, जो काय में हो, रेस्ट कंडीशन में हो। तो ऐसे चार्जेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, और पूरी यूनिट में ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं प्रकार, कितने क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके टाइप्स कितने होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर आवेश कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आ जाता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश भी बोल सकते हो, विद्युत आवेश भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो आपको बोलना हो, ठीक है। बिंदु आवेश एवं कूलॉम का नियम पढ़ेंगे, कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। बिंदु आवेश क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लाइड नंबर 1 लेकर आते हैं, ठीक है। इसमें देखो मैंने पहले से लिखी है डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत क्या होती है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। इट इज़ एन एनर्जी ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट एनी अदर लाइटर ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पर इट की जगह मैं लिख देता हूँ क्या, अ बॉडी, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पर लिख देंगे अ बॉडी कैन अट्रैक्ट एनी अदर लाइटर ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी बॉडी अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर सके, और उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने देखा होगा जब सूखे बालों पर कंघी रगड़ते हैं तो बाल उठने लगते हैं, मतलब बाल उसकी तरफ क्या करने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, यानी आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो वही तो प्रॉपर्टी क्या है, उसमें जो एनर्जी आ गई, किसमें, वो बालों में, चाहे कंघी में, तो वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ आती है कि जिस पदार्थ में ऐसा एनर्जी जनरेट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी यानी उसके गुण को, किसी भी पदार्थ के गुण को जिसमें अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ जाए तो उसे हम कहते हैं चार्ज। चार्ज जस्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, अंडरस्टूड। तो लेट्स स्टार्ट। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी हिंदी में भी लिख दिया मैंने, जिसकी सहायता से कोई वस्तु अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है। वस्तु के इस गुण को आवेश कहते हैं। मैंने आवेश भी लिख दिया है, ठीक है। आप अगर अलग से लिखना चाहते हो व्हाट इज चार्ज, तो आप लिख सकते हो चार्ज इज एन इंस्टेंटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स लाइटर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्सेल्फ। अब बात वही है, देखो डेफिनेशन वैसी की वैसी रहेगी, बस क्या होगा, ये एनर्जी है, वो प्रॉपर्टी है, चार्ज प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पहले हम देख लेते हैं क्या है। हमने क्या क्या देख लिया, विद्युत आवेश देख लिया। अच्छा, इसके टाइप्स ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, यानी कि आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, ठीक है। छोटा आवेश दो प्रकार का होता है, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज।
हिंदी में इसको लिख देंगे धनात्मक आवेश या धनावेश, ठीक है, और ये ऋण आवेश, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल किए थे और वो प्रैक्टिकल आप लोग देख लेना, आपकी बुक में दिए हुए हैं। कांच की रॉड ली, उस पर रेशम का कपड़ा रगड़ा, ठीक है, सिल्क क्लॉथ को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ देता है, कांच की रॉड। ऐसे फिर एबोनाइट की रॉड लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, बिल्ली की खाल या वुलन क्लॉथ को रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है ना वुलन क्लॉथ, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, रिलीज करता है, ठीक है, और तो वो छड़ के पास पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब तीसरा, जिसमें एक रॉड लेते हैं एबोनाइट की, दूसरी रॉड लेते हैं काय की, दूसरी रॉड लेते हैं आपकी कांच की, ठीक है। एबोनाइट की को रगड़ते हैं बिल्ली की खाल या उससे रेशम के, सॉरी, बिल्ली की खाल या फिर ऊनी कपड़े से, और एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं काय से, और गलत बोली मैंने, कांच की छड़ को रगड़ते हैं रेशम के कपड़े से, और एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं बिल्ली की खाल से। दोनों को पास में लाते हैं तो दोनों अट्रैक्ट करने लगते हैं, इसका मतलब दोनों में अपोजिट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज की डेफिनेशन स्टार्ट हुई है। तो चार्ज दो टाइप का होता है, नोट करके लिख लो आप लोग कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपल्स ईच अदर, इसकी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। इसके बाद ये एक हो गया, पहली प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरी क्या है कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस attract each other, यहाँ पर है एस हटा देना, ठीक है। यानी कि जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश मतलब एक प्लस तो एक माइनस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका दो इसकी प्रॉपर्टी हैं। अब और क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। एक मिनट, क्या कह रहा है, हाँ, तीसरा हो गया आवेश की उत्पत्ति, आवेश के मूल गुण पढ़ना है, सॉरी, आवेश की उत्पत्ति अभी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो आवेश की उत्पत्ति यहाँ पर आ जाते हैं और आवेश की उत्पत्ति को हम लेते हैं, कैसे आवेश जनरेट होता है। तो जब दो बॉडी आपको पता होती हैं कि कैसे मिलकर बनी होती है, एटम, एटम इज द लीस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इसके ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सपोज दैट इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जब इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में रगड़ा, या ऐसा कह सकते हो कि किन्हीं दो चीज़ों को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसको हिलाया, तो वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, या फिर आप कह सकते हैं रब करेंगे, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है निकल के यहाँ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ से तो हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, ठीक, यहाँ पर जगह खाली हो गई, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया। तो जब हमने रगड़ा नहीं था तब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, क्योंकि तब इस पर चार्ज था ही नहीं। याद रखना, इलेक्ट्रिकली जो बॉडी होती है वो न्यूट्रल होती है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ विद्युत रूपेण उदासीन होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, विद्युत रूपेण उदासीन होता है, ठीक है। तो अगर इस पर पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन थे तो इस पर चार्ज था 0, ठीक है, और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 प्रोटॉन थे तो इस पर भी चार्ज 0 था। लेकिन जब ये एक दूसरे से रब किए, ठीक है, तो रब करने से क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के यहाँ पहुँच गया। तो अब बताओ, रब करने के बाद, आफ्टर रबिंग यानी कि रगड़ने के बाद, ठीक है, घर्षण के बाद, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बचे और प्रोटॉन 4 ही हैं, तो इस पर एक चार्ज प्लस आ गया।
और यहाँ पर जो है आफ्टर रबिंग, यहाँ पर देखें, आफ्टर रबिंग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो 2 ही हैं। ठीक है, याद रखना प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, तो इस पर क्या कितना चार्ज आ गया, इस पर आ गया -1 चार्ज। देखो जितना इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो +1, या फिर कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में। ठीक है, 1e कह सकते हो आप, है ना। ठीक है, इसको आप ऐसा लगा सकते हो। तो ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी भी है, अभी बताएंगे, इसमें भी ऐसा आप लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 लिखना था मुझे, -1। ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर मैं -1 लिख देता हूँ, -1e। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, और टाइप्स भी हैं, किस तरीके से हम जो है बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। रब करके, नंबर 1 रबिंग, ठीक है, रबिंग या फ्रिक्शन, है ना, यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है, और कैसे कर सकते हैं, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये कैसा होता है वो देखो। ठीक है, तो एक ये बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज बॉडी आई जिस पर पूरा फुल्ली क्या चार्ज था, पॉजिटिव। तो जैसे ये इसके पास आई, यहाँ पर आई, तो ये क्या करने लगा, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव जो चार्ज होंगे वो इस साइड खींच लेगा। ठीक है, इस साइड नेगेटिव चार्ज खींच लेगा इस पूरी बॉडी के, और पॉजिटिव पास में आया तो इसके पूरे बॉडी के नेगेटिव अपनी ओर ले लेगा, और जो पॉजिटिव इसमें रहेंगे तो इसकी वजह से वो पॉजिटिव दूर हट जाएंगे, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूर चले जाएंगे। अब इस वाले एंड को, यानी इस सिरे को हम क्या कर देंगे, पृथ्वीकृत कर देंगे, यानी अर्थिंग कर देंगे इसकी, है ना। तो अर्थिंग करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पर रहे वो पॉजिटिव चार्ज इसके जरिए कहाँ आ जाएंगे, धरती में चले जाएंगे। तो अब ये पहली कंडीशन हो गई, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब ये भाई साहब यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या हुआ, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, अब इस पर बचा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तो इधर जाएगा नहीं अर्थिंग के थ्रू, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसके थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली बॉडी को यहाँ से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, यानी बाहर। तो इस बॉडी पर जो माइनस चार्ज यहाँ इकट्ठा था, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस दर से हटा दिया, ये यहाँ था इसलिए ये पूरे के पूरे इकट्ठे इस साइड थे, एकदम पास में थे। जैसे ही मैंने इसको हटाया तो देखो यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर जो माइनस चार्ज थे वो पूरी बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये कौन सा, नेगेटिव चार्ज हो गई बॉडी। ठीक है, ये वाली बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा टाइप होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो वो भी देख लो आप लोग, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, यानी कि जो है चालन द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसने प्रेरित किया इसको, इस पर चार्ज जनरेट हो गया, है ना। और अब देखते हैं कंडक्शन। तो अगर आप एक वैक्यूम वाला क्या ले लो, एक वैक्यूम ट्यूब ले लो, ठीक है, इस तरीके से फ्लास्क एक ले लो, और उस फ्लास्क में क्या करो, इधर कॉर्क लगा दो, ठीक है, और एक लो आप इस तरीके से एक पत्ती, ठीक है, ये आपको क्या कहलाएगी, ये आपकी मेटल की लेयर है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर गोल्ड फॉइल इस पर लगा दी। ठीक है, इस पर गोल्ड फॉइल लगा दी, और यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हम एक बॉडी चार्ज लेकर आए। तो अभी तो ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि इसी फ्लास्क में हमने क्या किया, इसी फ्लास्क में और इसी प्लेट पर हमने क्या किया, जो ऊपर मुंडी थी इस पर हमने इसको टच कर दिया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को टच कर दिया। तो चालन का मतलब होता है इसमें से चल कर आएंगे पॉजिटिव चार्ज,
क्योंकि ये मेटल है और मेटल में एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो गोल्ड फॉइल थी, ये क्या है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो ये गोल्ड फॉइल पर भी पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा ना, इन गोल्ड फॉइल पर, इन गोल्ड फॉइल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये गोल्ड फॉइल जो है ना वो दूर हटने लगेंगे, ये इधर चलने लगेगी, ये इधर चलने लगेंगी। इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये चार्ज हो चुकी है। कैसे चार्ज हुई है, कैसे चार्ज हुई है, इंडक्शन के थ्रू, सॉरी कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन मतलब चालन। तो चले चार्ज इसमें और चलकर यहाँ आए, तो यहाँ आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव फॉइल क्या हो गई, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी, इस तरीके से ऐसे दूर हटाने लगी, ठीक है। पहले ऐसी थी और जैसे ही इनमें चार्ज आया फ्लो होकर तो वो ऐसी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया कि ये चार्ज हो चुकी है। तो ये 3 टाइप हैं चार्जिंग के। नंबर 1 रबिंग, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है प्रेरण द्वारा, ठीक है, और तीसरा होता है चालन द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पहले उसको देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स बचे हुए हमारे। अच्छा, वैद्युत आवेश के मूल गुण यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो ये वाला देखते हैं हम, है ना। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया था, ये हो गया। अब हाँ चलो आगे आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस यानी आवेश के मूल गुण, ठीक है, आवेश के मूल गुण, ठीक है। तो आवेश के मूल गुण क्या हैं वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 क्या होता है इसका, कलर चेंज कर लेता हूँ। नंबर 1 आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जब अभी मैंने आपको बताया था कि दो एटम एक दूसरे से रगड़ने लग रहे थे, तो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन थे इधर और इधर, और यहाँ पर 4 थे, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर पहले कितने चार्ज थे, पूरी बॉडी पर माइनस चार्ज कितने थे, तो यहाँ पर देखा तो आपके पूरे टोटल चार्ज यहाँ पर 4 हैं, माइनस के 4, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, माइनस के 2, ठीक है, ये इतने हैं। इतने ही आपके प्रोटॉन होंगे। तो अपन एक कोई ले लो, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल के गया बिफोर रबिंग, ठीक है, बिफोर रबिंग, रब करने से पहले ये सिस्टम था। आफ्टर रबिंग, तो रब करने के बाद क्या हुआ, इस इधर आ गए इस वाली बॉडी पर, बॉडी ए और बॉडी बी। तो बॉडी ए पर क्या आ गए, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, और यहाँ पर कितने, एक इधर से चला गया तो 3 इधर हुए। तो देखो बिफोर रबिंग यानी घर्षण से पहले भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, -6, और घर्षण के बाद भी आप देखोगे तो -6 के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पूरे सिस्टम में जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है, यानी कि -6 है, और बाद में भी जो है ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन तब भी -6 ही है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप इसको आराम से इस तरीके से लिख सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट क्या है उसमें। हाँ, ये तो एक ही प्रॉपर्टी हुई, यही पढ़ना है हमारे लिए, ठीक है ना। ये हो गया, हाँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण,
क्वांटीकरण। इसका मतलब क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है वो समझिए। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी पर, वो क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन देगा तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज वो जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखिए, किसी बॉडी में कोई चार्ज है, जैसे मान लो इस बॉडी पर कुछ चार्ज है ऊपर, ठीक है। तो इस बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन यानी ई के एन मल्टीपल में होगा। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। प्लस माइनस बस लग जाता है तो क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये है। इसके बाद आगे बढ़ें, तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव, मतलब कि आवेशों की योज्यता। यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है हम चार्जों को वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऑफ चार्जेस, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकली, एल्जेब्रिकली ऑफ चार्जेस नंबर्स, ठीक है। चार्जों की चार्ज जितना भी है उसको हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। सपोज दैट, इसको किससे बताते हैं, एडिटिव योज्यता है तो ज़्यादातर इस चीज़ पर ध्यान देना कि आवेशों को हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसा, जैसे एक बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो 10 में एक इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मल्टीप्लिकेटिविटी हो गई ना, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म हो गई, ठीक है, यानी गुणज, ठीक। वो आप ऐसा भी कह सकते हो प्लस माइनस एन, है ना। एडिटिविटी मतलब होता है, जैसे मान लो किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम में -3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 4 प्लस चार्ज हैं और -7 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो इस पर टोटल चार्ज क्या है, तो टोटल चार्ज हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसको हम टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या बोल देंगे, इनमें से -3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज -7, ई इनमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो -3 प्लस 4 -7, है ना, ई इधर चला गया तो कितना हो गया, -7 और 3 10, और 10 में से 4 गया तो -6 ई, इस पर चार्ज आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसी को बोलते हैं आवेशों की योज्यता, यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। आइए बढ़ते हैं आगे, पहले देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमने कर लिया वैद्युत आवेश के मूल गुण पढ़ लिए, ठीक है। बिंदु आवेश और कूलम का नियम और पढ़ना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बिंदु आवेश क्या होता है और कूलम का नियम। तो Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, आप यहाँ पर देखिए। इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है R। क्या है, R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर जो डिस्टेंस है, कोई से भी चार्ज हो, कोई से भी, उनके बीच की डिस्टेंस उनकी डायमेंशन के कंपैरिजन में बिल्कुल, यानी कि डायमेंशंस जो इनके हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोई भी चार्ज जैसे ये है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि इसका डायमेंशन, यानी कि इसका वॉल्यूम समझ लो, वो दो चार्ज, एक इधर है चार्ज, यहाँ ले लो, ठीक है, इसकी भी डायमेंशंस जो है वो कुछ भी नहीं है इनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे यहाँ से भोपाल से मुंबई के बीच की डिस्टेंस,
दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में पॉइंट चार्ज है, याद रखना पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्योंकि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि दिल्ली को भी एक पॉइंट समझेंगे और मुंबई को भी एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उनके डायमेंशंस यानी उनके एरिया के कंपैरिजन में, तो इसलिए उन दोनों को क्या बोल देंगे, पॉइंट चार्ज, ठीक। चलिए इसको हटाता हूँ, और ये पॉइंट चार्ज आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। इसके बाद करते हैं हम बात कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर दो पॉइंटों के बीच में, दो पॉइंट चार्जों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस हो, अब तो इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, या तो एट्रैक्शन लगेगा या फिर रिपल्सन लगेगा। एट्रैक्शन कब लगेगा, जब ये प्लस हो और ये माइनस हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को, क्योंकि अभी मैंने लिखवाया था अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो कौन सा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो रिपल्सन फोर्स को किससे बताते हैं हम, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स लगे चाहे रिपल्सन, क्योंकि हमने ये डिसाइड नहीं किया कि यहाँ पर प्लस है या यहाँ पर माइनस है, या यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, हमने कोई डिसाइड नहीं किया है इनको। हमें नहीं पता चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, बस हमें ये बोलना है कि दोनों पॉइंट चार्ज, बस बोलना क्या है, चार्ज को पॉइंट, तो हम क्या लिख देंगे, कूलॉम्स लॉ जो कहता है वो कहता है कि दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, वो होता है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना सा ये लॉ है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसको मैं लिख भी देता हूँ कि एट्रैक्शन एंड नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे, क्योंकि एक साथ दोनों नहीं लग सकते, ठीक है, या तो एट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन, एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of both charges। राइटिंग पे मत जाना, खतरनाक है मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो कितनी खतरनाक साएं जा रही है ना, राइटिंग पे मत जाना, बोथ चार्जेस, साएं जा रही है राइटिंग, है ना। प्रोडक्ट चार्ज मतलब जो फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between charges। साइंस जा रही है इसलिए गड़बड़ हो रही है राइटिंग में, ठीक है। हिंदी में क्या लिख देंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल
के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई थिंक व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, ये होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो कूलम का नियम हो गया। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें। तो एक मिनट मैं थोड़ी स्लाइड और ले लूँ, ठीक है ना। स्लाइड देख लें, और ख़त्म हो गई स्लाइड से ना। और स्लाइड ले लें। अरे यार, कोई शॉर्टकट ही बता दो, मुझे नहीं पता, मैं तो बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ, नौ सीखिया हूँ। आप लोग बता दो किस तरीके से जो है ना न्यू स्लाइड बना सकते हैं कोई शॉर्टकट की। नौ सीखिया हैं अपन तो, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं पहले अब ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब देखो कूलॉम का नियम अभी मैंने क्या लिखा, कूलॉम का नियम लिखा था मैंने कि जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच का वो Q1 Q2 यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स की प्रोपोर्शनल होता है। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K, ठीक है। तो K क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम पर। अगर बात करें हम एयर और वैक्यूम SI इन SI इन SI, अगर दोनों चार्जेस के बीच में एयर और वैक्यूम इन SI एंड इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, यानी कि हवा या निर्वात, वायु या निर्वात बीच में हो दोनों चार्जेस, तो K क्या होता है, K इक्वल टू होता है 1/4πε0, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होती है, ठीक है, K की वैल्यू। और अगर हम देखें, हाथ में खुजली मच रही है, पैसे आएंगे क्या अगर हम देखें यही वैल्यू अगर CGS में देखें तो इन CGS सॉरी अभी CGS में बाद में देखेंगे, पहले दूसरे मीडियम में देख लें, ठीक है। अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो K की वैल्यू क्या होती है 1/ε0 इंटू R, ठीक है, ε0 इंटू R। वो बाद में बताऊंगा आपको, पहले आप इतना समझ लो कि दूसरा मीडियम आने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है CGS में। और सॉरी एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और आया तो क्या हो जाता है, K चेंज हो जाता है, ठीक है। K इक्वल टू हो क्या जाता है, वो अपन अभी निकालेंगे तो अच्छा समझ में आएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और अगर हम बात करें CGS में इसकी वैल्यू क्या होती है, CGS में, अच्छा यहाँ पर जो आपको ε0 दिख रहा है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर लिख लो। ε0 जो होती है वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12 और इस SI यूनिट का जस्ट उलट यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कूलम N इनवर्स और मीटर इनवर्स 2, ये लिख सकते हैं। CGS में क्या होता है, K की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, ठीक है, K की वैल्यू होती है 1 और डाइन आ जाता है न्यूटन की जगह, डाइन, ठीक है, और मीटर की जगह आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर और कूलम की जगह आ जाता है स्टेट कूलम SC का स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब उसमें देख लेते हैं कि कैसी कैसी वैल्यू है और क्या देखना है इसके बाद, वो हम थोड़ा सा पहले वाले स्लाइड में देख लें। माध्यम का परावर्तितांक, चलिए इसको देख लेते हैं, माध्यम का परावर्तितांक को यहाँ तक पहुँच गए थे हम, ये भी हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अगर माध्यम क्या है बीच में, अगर दोनों चार्जेस के बीच में माध्यम अगर हवा और
निर्वात है तो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। मीडियम क्या हो, मीडियम कैसा हो, मीडियम एयर और वैक्यूम। ठीक है, बिटवीन चार्जेस, यानी आवेशों के मध्य अगर माध्यम कैसा हो, एयर, हाँ मतलब हवा या निर्वात। हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसको बोल दिया हमने F1, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्ज के बीच में अगर देखो डिस्टेंस वही है, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस उतनी ही रखेंगे, डिस्टेंस नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस R ही रहेगी। बस क्या होगा, इनके बीच में मीडियम चेंज होने से मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो जाती है। हाँ, ये नहीं बता पाया मैं, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, चार्ज की परमिटिविटी, या ऐसा कह सकते हो कि ये परमिट करती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से, है ना। एयर और वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में किसी भी चार्ज को परमिट करती है कि तुम इतना फोर्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, आगे बात समझ में। यानी जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय क्या होता है, साइकिल पर हवा के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, तो वो फोर्स कितना लग रहा है ये डिपेंड करता है कि हवा में कितनी जान है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके लिए, दो चार्जों के बीच में, दो चार्जों के बीच में अगर एयर और वैक्यूम है तो क्या फोर्स लगेगा, और उन्हीं चार्जों के बीच में अगर दूसरा मीडियम, यानी कि सपोज दैट जेली आ जाए, कागज के टुकड़े आ जाएं, बुरादा आ जाए इनके बीच में, तो फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो अगर मीडियम चेंज हो जाए, इफ मीडियम बिटवीन चार्जेस चेंजेस, यानी माध्यम बदल दिया जाए हवा या वैक्यूम के अलावा, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा। अच्छा, डिस्टेंस कॉमन रखना, डिस्टेंस भी वही है, चार्जेस भी वही हैं, बस बीच का मीडियम क्या किया, एयर और वैक्यूम यानी कि वायु या निर्वात को हटाकर हमने सपोज दैट उन दोनों के बीच में बुरादा रख दिया या कुछ और रख दिया। ठीक है, बस हवा या जो है निर्वात नहीं है, तो जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो वो क्या होगा, 1/4πε0 इंटू में क्या करेंगे, 1/k कर देंगे, 1/k। इसको कई कई जगह आप पाओगे कि इसको कई कई जगह आप देखोगे कि ऐसा लिखा हुआ, ऐसा R, एप्सिलॉन R। ठीक है ना, इसको हटाता हूँ, क्या देखोगे आप, इसको लिखा हुआ एप्सिलॉन R लिखा देखोगे। ठीक है, तो ये K आ गया 1/k, और वही इंटू में Q1 Q2 और डिस्टेंस उतनी है R। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा। अब इनको, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा, F1/F2 जो आएगा, देखो इस चीज़, इससे पूरा का पूरा ये कट जाएगा इतना, और ये पूरा का पूरा जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये पूरा का पूरा जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा रहेगा क्या, यहाँ देखो, यहाँ 1 होगा और नीचे भी 1 होगा, और यहाँ ऊपर 1 और नीचे k बचेगा अकेला। तो क्या बचेगा वो देखो आप, यहाँ बचेगा 1/1 और नीचे बचेगा 1/k। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, k। तो आप देखो k क्या है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, यानी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। ये कौन से माध्यम का है, वो लकड़ी या बुरादा, मतलब बुरादा भर दिया जाए बीच में, या जेली भर दी जाए बीच में, या फिर वाटर आ जाए, लेकिन क्या ना हो, एयर और वैक्यूम ना हो बीच में, तब कोई भी मीडियम जो कि ना तो वो हवा हो ना ही वो वैक्यूम हो, उसको छोड़कर अगर कोई मीडियम आता है चार्ज के बीच में, तो वो कैसे मेजर किया जाता है कि वो होता है उन्हीं चार्जों के बीच में,
उन्हीं चार्जों के बीच की डिस्टेंस अगर r है, सेम चार्ज, ठीक है, और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है एयर और वैक्यूम में, अगर वे वही चार्ज दूसरे मीडियम में रख दिए जाएं और उतनी ही डिस्टेंस पर, तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों का जो रेशियो बनेगा उसी को हम क्या कह देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी को हम कह देंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको कई कई जगह आप ऐसा देख लोगे, ठीक है, आगे समझ में। तो मीडियम का अलग अलग होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सारे मीडियम्स का अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे अपना ज़्यादातर जो पूछा जाता है एमपी बोर्ड में पूछा जाता है वायु का परावैद्युतांक, ठीक है, यानी एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का दिया है, ऑक्सीजन का होता है कितना, O2 का होता है 1.00053, ये होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इस टेबल को भी लर्न कर लेना, ठीक है। ये आपके आज के टॉपिक ख़त्म हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप खुद भी रखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। इस पर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को कहिए कि इस वीडियो को देखें, जो कि ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचाएँ इस वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।